हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन होता क्या है? तो देखो, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अच्छे से पढ़ा, फिर हम लोगों ने ट्रेड को पढ़ा, इंडिया का ट्रेड कैसा हुआ करता था। यही था हमारा लास्ट वीडियो तक। अब हम लोग यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इंडिया इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी कंडीशंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो मल्टीपल सेक्टर्स थे वो किस तरीके से ब्रिटिश टाइम पीरियड में आने के बाद उनका जो है डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है ना? अब क्या होता है, देखो, अब हम यहाँ पे जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। अब डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है? देखो, इसको मैं ना थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई भी देश की इकोनॉमी होती है ना, उसको जानने से पहले उस देश के लोगों को वहां पे समझना पड़ता है। मतलब वहां पे जो पॉपुलेशन है, पहले तो ये जानो कि वहां की पॉपुलेशन क्या है। जैसे इंडिया की आज के जमाने में पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। ठीक है, तो 140 करोड़। तो आज की डेट में अगर आपको इंडिया का, अब तो क्या है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा डेटा फैक्ट्स आपको हर एक सरकारी विभागों से अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली काम होता रहता है इकोनॉमी में। लेकिन उस जमाने में वो सब चीज नहीं थी। तो किसी देश की इकोनॉमी को समझना है तो वहां के डेवलपमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे भी आपको समझना है, या वहां से आपको पैसा कमाना है। अब ब्रिटिशर्स थे, उनको पता था कि वहां पे क्या डेमोग्राफिक कंडीशन है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, और पॉपुलेशन के ग्रुप्स किन किन चीजों में बटे हुए हैं। कि जैसे कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो उसमें से ओल्ड एज लोग कितने हैं, यंग एज लोग कितने हैं, आदमी कितनी है, औरतें कितनी है, बच्चे कितने हैं। क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग डिमांड होती है। अगर मान लीजिए मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो जो 60 साल के बाद के लोग होते हैं, अक्सर रिटायर होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा नहीं होती सिवाय दवाइयों की और हेल्थ केयर की। ठीक है, और बेसिक रिक्वायरमेंट। जो यंग यूथ होता है उसकी डिमांड होती है आज के जमाने में, ट्रैवल करना है, घूमना है, फिरना है, फैशन करना है, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना है, पार्टीज करनी है। ठीक है ना? बच्चों की बात करें डिमांड की, तो उनकी स्कूल से रिलेटेड ज्यादा डिमांड होंगी, उनकी एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा डिमांड होंगी। ठीक है ना? तो इसलिए इकोनॉमी को समझना है तो हमें डेमोग्राफिक कंडीशन को समझना होता है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में लोगों के अलग अलग ग्रुप्स को समझना कि इस देश में कैसे लोग रह रहे हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल कितने हैं, कौन से रिलीजन के लोग हैं। ठीक है ना? तो वो सारे स्ट्रक्चर को स्टडी करना हम डेमोग्राफिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये समझा। तो अब अगर मैं बुक के कंटेक्स्ट में आता हूं यहाँ पे कि बुक में क्या दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या था कि सेंसस होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1881 में पहली बार, और उसके बाद हर साल 10 साल में सेंसस होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, सेंसस होना यानी कि जो जनगणना होती है, यानी कि लोगों की काउंटिंग की जाती है, डेटा निकाला जाता है सारा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है आफ्टर 1921 में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब एक पॉपुलेशन में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर यंग एज की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन होता है, बदलाव देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिलती है। अब ये जो वीडियो है ना, हम लोग बेसिकली डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की जो पॉपुलेशन थी उसकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, वाटर सैनिटरी डिजीजेस की बात करेंगे, मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे। ठीक है, ये चीजों को बताने से पहले इकोनॉमिक्स में इनका यूज क्या होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे ये चीज ना थोड़ा बता देता हूँ एक बार। देखो, होता क्या है, आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हो किसी भी देश की इकोनॉमी को, एक देश को एक घर से हमेशा कनेक्ट करके सोचो। जैसे कि मान लो एक फैमिली है, ठीक है, एक परिवार है, उसमें पेरेंट्स रहते हैं दो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और उस घर में 3 बच्चे रहते हैं। ठीक है, थोड़ी फैमिली को और बड़ा कर देते हैं, दादा दादी भी रहते हैं उस फैमिली में। ठीक है, तो काफी बड़ी फैमिली है। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की फैमिली है। ठीक है, अब इस फैमिली की ग्रोथ हम किस हिसाब से देखेंगे? मान लीजिए इस परिवार में कमाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, यानी कि जो दादाजी कमाते हैं और उनका बेटा कमाता है, और बच्चे तो अभी सब पढ़ रहे हैं, और लेडीज जो है वो घर का काम देखती हैं। ठीक है, तो कमाने वाले 2 हैं और घर में बाकी इतने सारे लोग हैं जो खाते हैं और घर के सारे खर्चे उठाने हैं। तो इस घर की ग्रोथ कैसे होगी? इस घर की ग्रोथ कैसे होगी मतलब बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, अच्छी हेल्थ दी जाएगी, तभी बच्चे लंबे समय तक रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और आगे चलने वाले टाइम में इस पूरी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना?
और लेडीज को भी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी। हेल्थ केयर फैसिलिटी तो सभी को दी जाएगी, तभी घर चलेगा। अब जो 2 लोग कमाने वाले हैं उनको अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, जो ओल्ड एज दादाजी हैं उनकी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि फैमिली को सबको लेके चला जाए। इमोशनल एक वो रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छी हेल्थ केयर होगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तभी ये फैमिली ग्रो करेगी, तभी 2 से 5 लोग कमाना शुरू करेंगे इस घर में, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली की ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो वही किसी भी देश में होता है, अगर किसी देश में अच्छी हेल्थ मिलेगी तभी तो इंसान सरवाइव कर पाएगा ना। अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तभी वो अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल पाएगा, अच्छे पढ़ा लिखा इंसान ही अच्छा कमा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी देश की पॉपुलेशन जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कहते हैं जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है उस देश की पॉपुलेशन का। इस घर में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अब सोचो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, अगर ये सातों के सातों लोग अर्न करने लग जाएं तो सोचे इस घर की इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अगर सारे लोग कमाएंगे तो घर का काम कौन करेगा, फिर वो नौकर रख सकते हैं, तो उससे भी फिर क्या होगा, सर्वेंट रखेंगे तो घर का काम के लिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फिर रोजगार तैयार हो जाएगा और लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वही होता है देश के लिए कि देश की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन उस देश की पॉपुलेशन का बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, टाइम से पहले उन लोगों की डेथ ना हो जाए, ताकि इकोनॉमिक लॉस है। अब इनमें से किसी एक इंसान की अगर मान लो डेथ हो जाती है जो कमाता है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस हो गया ना। लेकिन टाइम से पहले डेथ होना, जैसे कि मान लीजिए अगर यंग इंसान की डेथ पहले हो जाती है जो घर का करता रहता है, तो उस फैमिली की इकोनॉमिक ग्रोथ गिर जाएगी, ठीक है ना। अगर एक बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्यों, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उस पर पैसा लगाएगा, तो फिर डेथ हो जाती है तो सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। इसको टेक्निकल टर्म्स में समझो तो वही देश के कंटेक्स्ट में कि किसी भी देश की इकोनॉमी में टाइम से पहले इंसान का डेथ होना, वो भी देश के लिए इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि वो एक रिसोर्स है उस देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं अपने इस पे टॉपिक पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि किसी भी देश की इकोनॉमी को समझना है तो उसको घर से हमेशा कंपेयर करके देखो। अब आते हैं हमारे लिटरेसी रेट। तो उस जमाने में लिटरेसी रेट कितना था, सिर्फ 16% था, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है। जब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां से होगा। उसके अलावा बात करेंगे हेल्थ सेक्टर भी बहुत डाउनफॉल था, बहुत कम था हेल्थ सेक्टर, अच्छे से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी तो लोगों के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी काफी सारी। उसके अलावा बात करूं, पानी की प्रॉब्लम हो गई, काफी सारी बीमारियां देखने को मिल रही, उसका डाउनफॉल था। उसके अलावा मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा ही था। अब ये मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, देखो मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है यहाँ पे कि एक साल में कितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो एक साल में 1000 लोग जन्म ले रहे हैं, उस 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बच रहे हैं, ठीक है। उसको मेजर करना ही हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो होता है जो नए बच्चे पैदा, जिन नए बच्चों का जन्म होता है, जैसे एक साल के अंदर जो बच्चे कितने मरे और कितने बच गए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि पैदा हुए, उनको अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिली, उनको अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिला और वो एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो उन बच्चों का जो डेटा निकल आ जाता है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है मोर्टेलिटी रेट का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे उस जमाने में 218, 1000 में से 218 लोग बच्चे जो है मर जाया करते थे। आज के जमाने में देखें तो 1000 में से 40 नॉर्मल रेट है ना। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम किस एज तक इंसान जिएगा, ठीक है ना। तो 44 साल थी उस जमाने में, सिर्फ कि 44 साल तक जीता था। आज 68 पहुंच गया है, उस जमाने में 44 साल था। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि टाइम से पहले इंसान की डेथ हो रही है, ठीक है। इंसान तो भाई जीने वाला तो 80 साल 90 साल 100 साल तक भी जी जाता है इंसान और एक अच्छा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर जाता है। अब मैं अपनी बात करूं, मैं आज की डेट में टीचर हूं, कमा रहा हूं पैसा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं सर्विस सेक्टर के थ्रू। अगर मैं 90 साल तक जीऊंगा तो मैं अच्छी ग्रोथ लूंगा, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए छोड़कर जाऊंगा, उनके लिए पैसा होगा, तो वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है। देश की जीडीपी में, टैक्स में, हर जगह मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन वही भगवान ना करे समय से पहले अगर मेरे साथ कुछ हो जाती है घटना, या मैं किसी हेल्थ की वजह से मेरी डेथ हो जाती है, तो क्या फिर इकोनॉमिक लॉस होगा, उस पूरे देश का इकोनॉमिक लॉस होगा। घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉस होता है। तो इसलिए हम लोग इन डेटास पे हम हमेशा पढ़ते हैं कि लिटरेसी रेट,
हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बाकी के जो डेथ रेट्स होते हैं, ये सारी चीजों को हम अच्छे से स्टडी करते हैं किसी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिशर्स ने डेटा निकाला और ये कंडीशन थी उस जमाने में हमारे, जब ब्रिटिश टाइम पीरियड आता था उसके बाद ये चीजें और कंसिस्टेंटली गिरती चली जाती है ब्रिटिश टाइम पीरियड आने के बाद से, ठीक है ना। एंड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट ऑफ पॉवर्टी बट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब ब्रिटिशर्स पहले नहीं आए थे, उससे पहले तो इस चीज को मेजर करना बहुत टफ था क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने एग्जैक्ट डेटा नहीं थे। लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड के आने के बाद जब इन चीजों का डेटा निकाला गया तो पता चला कि चीजें और पहले से खराब होती चली गई, गरीबी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और बाकी के डेटास भी और ज्यादा बिगड़ गए, मतलब और ज्यादा कंडीशन, जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो इस तरीके से और ज्यादा बेकार हो गई ब्रिटिश के आने के बाद से, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को ये सारा समझाया अच्छे से, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा टॉपिक में मैंने किस तरीके से चीजों की कनेक्टिविटी डेवलप करी इकोनॉमिक्स में। इसलिए हमेशा कहते हैं ये चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप देश की इकोनॉमी, जीडीपी, ऐसी चीजों को समझना है ना, तो उसको किसी भी घर की फैमिली से कनेक्ट करके देखो कि फैमिली मेंबर्स इक्वल्स टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, उसको कंपेयर करोगे ना तो आप इजीली कनेक्टिविटी डेवलप कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अब अगली वीडियो से एक दो टॉपिक्स और बचे, उसको जल्दी से खत्म करके हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।